हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे IQ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्रम में हम लोगों ने पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और कुछ हिस्सा फ्रांसीसी का कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इन वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम लोगों ने जितना फ्रांसीसी चैप्टर को पिछली बार पढ़ा था जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लुई 14वें के मंत्री कॉलबॉल्ट द्वारा 1664 में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। कंपनी पर सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। 1668 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। 1674 में पांडिचेरी की स्थापना कर उसको फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बना दिया जाता है। 1731 में चंद्रनगर के गवर्नर के रूप में डुप्ले की नियुक्ति होती है। डुप्ले की नियुक्ति के बाद फ्रांसीसियों की नीतियों में आमूल परिवर्तन होता है और अपना उद्देश्य व्यापार के साथ साथ साम्राज्यवाद का विस्तार भी बना लेते हैं और इसको लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसे कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। दोस्तों, जो कर्नाटक आज हम मैप में देखते हैं भारत में पश्चिमी तट पर, ये वह कर्नाटक नहीं था। अगर हम लोग इसकी भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें तो ये भारत के कोरोमंडल तट पर स्थित था। आज का आंध्र प्रदेश का कुछ साउथ का हिस्सा और तमिलनाडु तट को मिलाकर एक स्टेट बनता था, जिसे कार्नेटिक या कर्नाटक कहा जाता था। इसकी कैपिटल आर्काट थी। अब ये जो कर्नाटक था कहाँ और किस तरह से आया, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा मुगल पीरियड को देखना होगा। 1686 और 87 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा जीता और जीतने के बाद अपने सूबेदारों को यहाँ नियुक्त किया और ये सारा का सारा दक्कन का एरिया मुगलों के डायरेक्ट होल्ड में चला गया। कर्नाटक यह मुगल साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्र का ही एक सूबा हुआ करता था जो हैदराबाद के नियंत्रण में था, यानी कि हैदराबाद का जो भी निजाम सूबेदार हुआ करता था उसके कानूनी अधिकारों के तहत आता था। यहाँ पर एक नायब सूबेदार हुआ करता था जो हैदराबाद के सूबेदार के प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होता था और हैदराबाद का निजाम मुगल सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और आने वाले लेटर मुगल शासकों के कार्यकाल में मुगल सल्तनत की लापरवाहियों और अनुशासनहीनता का दौर शुरू हो चुका था और मुगलों की शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। ऐसे में 1724 को दक्कन के निजामुल मुल्क अथवा चिनकिलिस खान ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। वैसे ही सादतुल्ला खान ने कर्नाटक को मुगलों और हैदराबाद से स्वतंत्र कर लिया। सादतुल्ला खान ने आर्काट को कर्नाटक की राजधानी बनाई। 1732 ईस्वी में सादतुल्ला खान की मृत्यु के बाद दोस्त अली कर्नाटक का नवाब बनता है। 1740 में दोस्त अली की मृत्यु के बाद कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया और इस तरह कर्नाटक मुगलों और हैदराबाद से स्वतंत्र होकर एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है, जिसमें अंग्रेजों व फ्रांसीसियों दोनों ने अपनी दिलचस्पी ली। क्योंकि इस समय अगर हम लोग भारत के नक्शे को देखें तो उत्तर में मुगल एम्पायर है। हालांकि इस समय वह इतने शक्तिशाली नहीं है, पर फिर भी उत्तर में अपना होल्ड बनाकर रखा है। इधर मराठा साम्राज्य फैला हुआ है। 1670 में फ्रेंच मराठाओं से संधि कर चुके हैं और शिवाजी को मराठा क्षेत्र का सरदार मान लिया था। साउथ में दक्कन का निजाम जो हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर चुका है और पूर्व में बंगाल का नवाब है। तो कर्नाटक ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां कर्नाटक के नवाब की गद्दी को लेकर संघर्ष चल रहा था। भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब और तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन के बीच। दूसरा, कर्नाटक एक तटीय क्षेत्र था, कोस्टल एरिया था, तो व्यापार वगैरह भी अच्छे से हो सकता था। तो इन सब कारणों को लेकर दोनों ही कंपनियों ने कर्नाटक में अपनी दिलचस्पी दिखाई और दोनों ही कंपनियां इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी। कर्नाटक में मद्रास और पांडिचेरी दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करते थे।
जिसमें अंग्रेजों ने अपना केंद्र मद्रास को बनाया तथा अपने उप कार्यालय मुंबई कोलकाता में खोले और अंग्रेजों का गवर्नर निकोलस मार्श था। फ्रांसीसियों ने अपना केंद्र पौंडीचेरी को बनाया तथा अपने उप कार्यालय मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, चंद्रनगर में खोले और फ्रांसीसियों का गवर्नर डुप्ले था। कर्नाटक को लेकर दोनों ही कंपनियों में 20 वर्षों तक युद्ध चला और लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। दोनों के बीच 3 युद्ध लड़े गए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 से 1748 तक चला। सेकंड कार्नेटिक वार 1749 से 1754 तक चला। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 से 1763 तक चला। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक चला। इस युद्ध का कारण यूरोप में हुए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध तो था ही, पर इसका सबसे पहला कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी। दोनों ही कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाकर धनी होना चाहती थी। ऐसी परिस्थितियों में दोनों के बीच संघर्ष होना जरूरी था। इसी बीच 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में शुरू हुआ। इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के शासक चार्ल्स VI का कोई पुत्र नहीं था, बल्कि मारिया थेरेसा नाम की एक पुत्री थी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के नियम के अनुसार पुत्र ही राज का उत्तराधिकारी हो सकता था, पुत्री नहीं। चार्ल्स VI ने अपनी पुत्री मारिया थेरेसा को अपने बाद संपूर्ण ऑस्ट्रियन साम्राज्य की शासिका बनाने के उद्देश्य से प्रैग्मैटिक सेशन नामक एक अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश के अनुसार मारिया थेरेसा को पूरे ऑस्ट्रियन साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर लिया गया। अध्यादेश को मान्यता प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रियन साम्राज्य की संसद से इसे पास करा लिया। 1740 ईस्वी में चार्ल्स VI की मृत्यु के बाद मारिया थेरेसा संपूर्ण ऑस्ट्रियन साम्राज्य की शासिका बन गई। चार्ल्स VI की मृत्यु होते ही साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर पड़ोसी राजाओं ने ऑस्ट्रियन साम्राज्य में अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए अभियान शुरू कर दिए। प्राशा का शासक फ्रेडरिक महान बवेरिया के राजकुमार को ऑस्ट्रिया का सम्राट बनाना चाहता था। फ्रेडरिक महान ने फ्रांस, स्पेन, बवेरिया के राजाओं का एक गुट बना लिया और इस गुट ने मारिया थेरेसा के उत्तराधिकार को अमान्य घोषित कर दिया। 1740 ईस्वी में फ्रेडरिक महान की सेना ने साइलेशिया पर आक्रमण कर युद्ध आरंभ कर दिया। फ्रेडरिक महान का समर्थन फ्रांस ने किया, वहीं उधर मारिया थेरेसा का समर्थन ब्रिटिश ने किया और इसको लेकर यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ पड़े। इस युद्ध का प्रभाव भारत में स्थित अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पर भी पड़ा और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ पड़े। प्रथम कर्नाटक युद्ध आरंभ होने का तात्कालिक कारण अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना था। भारत के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस, जो अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी, के गवर्नर लाबर्डिनो से सहायता मांगी। डुप्ले ने लाबर्डिनो की सहायता से मद्रास को जीत लिया। डुप्ले और लाबर्डिनो दोनों अधिक समय तक पारस्परिक सहयोग से कार्य न कर सके। इसका कारण यह था कि डुप्ले मद्रास को अपने अधिकार में लेना चाहता था, लेकिन लाबर्डिनो ये चाहता था कि अंग्रेजों से फिरौती लेकर मद्रास पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए। आखिर में लाबर्डिनो ने 4 लाख पाउंड रिश्वत लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया और खुद वहां से चला गया। डुप्ले की इच्छा मद्रास को वापस करने की नहीं थी, इसलिए लाबर्डिनो के वापस जाते ही उसने मद्रास पर आक्रमण करके पुनः उस पर अपना अधिकार कर लिया। उसने क्लाइव सहित अनेक अंग्रेजों को बंदी बना लिया। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन अभी तक शांत था। इसका कारण यह था, डुप्ले ने उसे आश्वासन दिया था कि मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा। डुप्ले ने मद्रास को जीतने के बाद अपने आश्वासन का पालन नहीं किया।
कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। 1748 ईस्वी में मद्रास के निकट आडियार अथवा सेंट थोमे नामक स्थान पर युद्ध होता है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने नवाब की विशाल सेना पर विजय प्राप्त कर ली। इस विजय के बाद फ्रांसीसियों की ख्याति काफी बढ़ गई। मद्रास तथा सेंट थोमे की विजय से उत्साहित होकर फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु 1.5 वर्ष के घेरे के बाद भी डुप्ले इस पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका। इसका कारण यह था कि इसी बीच इंग्लैंड से अंग्रेजी सहायता पहुंच चुकी थी। सहायता मिलने पर अंग्रेजों ने उत्तर में आगे बढ़कर पांडिचेरी का घेरा डाल दिया, परंतु अंग्रेजों के भी प्रयास असफल रहे। अंत में विवश होकर अंग्रेजों को सेंट डेविड वापस आना पड़ा। भारत में दोनों ही पक्ष अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध में व्यस्त थे। 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप में दोनों देशों ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1748 में एला शैपल की संधि होती है। परिणाम स्वरूप भारत में भी युद्ध समाप्त करना पड़ा। संधि की शर्तों के अनुसार भारत में मद्रास अंग्रेजों को तथा फ्रांसीसियों को लुइसबर्ग वापस मिल गया। दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कर्नाटक का दूसरा और तीसरा युद्ध हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।